हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। चिल्ड्रन, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था चैप्टर चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ पार्ट कवर किया एंड वो पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप आज का लेक्चर क्लैरिटी से समझना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली लास्ट टाइम हमने खूब सारे चेंजेस के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि स्लो एंड फास्ट चेंजेस, नेचुरल मैन मेड चेंजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था वो था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो उसी नॉलेज को अब हम अपनी एक स्टेप और एनहांस करते हैं, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो तुम्हें यू विल फील सिमिलैरिटीज़, काफ़ी चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी और तुम कहोगे कि अच्छा दैट मीन्स दिस इज़ द रीज़न। तो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंजेस। तो बेसिकली फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं? फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जिसमें सिर्फ किसी भी सब्सटेंस का शेप, साइज, स्टेट, कलर कलर वो भी टेम्पररी कलर चेंज होगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हर एक सब्सटेंस में अपनी प्रॉपर्टीज होती है, शेप, साइज, स्टेट, कलर होता है। बट अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स वी से द चेंज हैज टेकन प्लेस, बट दैट चेंज इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। सब्सटेंस वही रहा, सिर्फ उसकी क्या चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया, सब्सटेंस वही है। जैसे कि मेरे पास रबर बैंड है, तो रबर बैंड अगर मैं स्ट्रेच कर रही हूं तो उसका क्या चेंज हुआ? शेप साइज ही चेंज हुआ। तो क्या है, रबर बैंड तो रबर बैंड ही रहा ना, है ना। तो ये कौन सा टाइप ऑफ चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। चेंज हुआ बट कुछ नया नहीं बना। मेरी बात समझ में आ रही? कोई उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया। सो दैट इज अ फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। इस चीज को सिर्फ अभी एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, इस चीज को एक स्टेप बढ़ाते हुए विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। जैसे मेरे पास पेपर है, और अगर मैं पेपर के एरोप्लेन्स बना दूं एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैंने जिस तरीके से एरोप्लेन के बनाए हैं शेप्स, आई एम नॉट हैप्पी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? फिर जो उस पेपर को अनफोल्ड कर सकती हूँ और डिफरेंट वे से एरोप्लेन की शेप को क्रिएट कर सकती हूँ। तो डोंट यू थिंक पेपर फोल्डिंग से क्या पेपर कुछ और बन गया? पेपर तो पेपर ही रहा ना। सो व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज? इट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब क्या है? जिसपे कोई नई चीज नहीं बन रही है। सिमिलरली, ब्लोइंग अ बैलून, ब्लोइंग अ बैलून की जगह नाउ यू आर ग्रोन अप चिल्ड्रन, यू यूज अ वर्ड, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था, इन्फ्लेटिंग द बैलून, इन्फ्लेटिंग द बैलून। अब मैंने बैलून से खेल लिया, ठीक है, बैलून इन्फ्लेट किया। अब आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग विद बैलून, सो व्हाट आई कैन डू? मैं उसमें से हवा निकाल सकती हूँ ना, एयर कैन बी टेकन आउट, तो वापस मुझे वैसा ही बैलून मिल गया। और इन्फ्लेट करूं या उसमें से हवा निकाल दूं, हवा निकालने को क्या कहते हैं? डीफ्लेट। अगर मैं इन्फ्लेट कर रही हूं, बैलून को डीफ्लेट कर रही हूं, तो दोनों केसेस में बैलून तो बैलून ही रहा ना, कुछ नया नहीं बनाना। सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। सिमिलरली, अगर मेरे पास चौक है, चौक स्टिक है, मैं उसको पाउडर बना लूं, टीचर लिखती है, आजकल तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, आपके पास स्मार्ट बोर्ड्स होंगे, पर वैसे जब हम पहले लिखते थे खूब सारा चौक डस्ट नीचे करता था, तो चौक डस्ट नीचे गिरता था, तो चौक डस्ट ही रहा, मतलब चौक ही रहा, कुछ नया तो नहीं बना ना। जिसमें भी कोई नई चीज नहीं बन रही है, बस उसका शेप साइज चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट का कैसे? और कलर चेंज हो रहा है, वो भी टेम्पररी कलर चेंज, वो कैसे, वो अभी बताते हैं। वो है फिजिकल चेंज। सो कंटिन्यूइंग विद ऑल दीज थ्री एग्जांपल्स, तो हमें क्या समझ में आता है कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं, physical changes are those changes in which only the shape, size, state and color of the substance take place. No chemical composition of a substance does not change. Chemical composition मतलब जिससे वो चीज बनी है वो चेंज नहीं हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही? इसको अभी बताते हैं कि मेरा क्या मतलब है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। यहां तक क्लियर होगा? अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हम ये देख रहे हैं कि ये जो फिजिकल चेंजेस है, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, वो चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं
और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बारे में डिटेल डिस्कशन किया तभी, तो रिवर्सिबल थोड़ा सा मैं अभी यहीं पर बता देती हूँ। रिवर्सिबल चेंजेस मतलब जिनको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। जैसे एरोप्लेन को हमने एरोप्लेन से पेपर से एरोप्लेन बनाया, तो वापस वो चेंज रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज, राइट। और जब मैंने बैलून को ब्लो किया तो वो भी कौन सा टाइप ऑफ चेंज था, वापस उसको डिफ्लेट भी कर लिया, दैट वाज आल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। अगर मैं ये जो चॉक डस्ट है उसको इकट्ठा करूँ, उसको पानी में डिज़ोल्व करूँ, फिर उससे चॉक डस्ट बना के, खूब सारे चॉक को लेके चॉक डस्ट बनाऊँ, फिर उसको पानी में डिज़ोल्व करके उसको शेप दूँ, तो वापस मुझे चॉक मिल जाएगा। तो वो भी कौन सा टाइप ऑफ चेंज है, रिवर्सिबल। मतलब जहाँ से चेंज तो हुआ बट वो चेंज वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं पर वापस आ गया। पेपर से हमने एरोप्लेन बनाया, पर अगर मेरे को नहीं पसंद आया तो मैं पेपर को वापस अनफोल्ड कर दूंगी, तो वो कौन सा टाइप ऑफ चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज मतलब वो चेंज जिसमें जो चीज़ हो गई उसको आप वापस नहीं रिवर्स कर सकते। एक बार जो हो गया वो हो गया, वो वापस उस चीज़ पे नहीं आ सकता। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, एक बार प्लांट्स ने खाना बना दिया तो ऐसा नहीं है वो खाना जो है, जो उन्होंने फूड बनाया है, दैट कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, तो वो जो डाइजेशन हो रहा है, तो जो फूड डाइजेस्टेड है वो ऐसा नहीं होगा कि वापस से अनडाइजेस्टेड बन जाएगा। तो जो एक बार हो गया सो हो गया, दैट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट दे दिया व्हाट आर रिवर्सिबल एंड व्हाट आर इरिवर्सिबल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल। अब तुम बोलोगे मैम कैसे हो सकता है, इनमें तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो कैसे ये रिवर्सिबल हो सकता है, तो आइए देखते हैं इसको। तो फिजिकल चेंजेस जो रिवर्सिबल है, जैसे हमने देखा है फोल्डिंग ऑफ पेपर, अभी इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगी, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर का मतलब क्या, जब भी चेंज इन स्टेट्स हो रहे हैं तो हम वापस वही स्टेट पे वापस आ सकते हैं। कैसे, याद है आपको, आपने इवेपोरेशन किया होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। इवेपोरेशन क्या होता है, जिसमें हम वाटर को हीट करके क्या बनाते हैं, वाटर वेपर, ठीक है, ये याद है ना। और कंडेंसेशन क्या होता है, व्हाट इज कंडेंसेशन, इट इज ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। ऑपोजिट मतलब अगर वाटर को हीट करके वाटर वेपर बनाया है, तो मैं वाटर वेपर को कूल करके वापस से क्या बना सकती हूं, वाटर। मैंने इसलिए इवेपोरेशन से शुरू किया क्योंकि हमें अवेयरनेस ज्यादा है, इवेपोरेशन वर्ड हम ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूं कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज अ रिवर्सिबल चेंज। क्यों कहना चाहती हूं, तो वाटर वेपर को कूल करके मुझे वाटर मिल रहा है, तो वाटर वेपर का मतलब किससे बना है, ये वाटर वेपर किससे बना है, वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली। आपको पता है, ये तो पता ही होगा ना, वाटर को शॉर्टकट में H2O लिखते हैं। H का मतलब क्या होता है, इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड इट कंटेन्स ऑक्सीजन, राइट। और अगर वाटर की बात करूं, वाटर वेपर अगर H2O से बना है, H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स H2O से बना हुआ है, मतलब वाटर वेपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो ये वाटर भी भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है। इसमें कोई चेंज नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई नई चीज नहीं बनी, तो वहां हमने लिखा केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम। ऐसा नहीं है अगर ये H2O है तो ये H2 बन गया, यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ O2 है तो यहां पर H2O आ गया, ऐसा नहीं है, कोई चेंज इन स्ट्रक्चर नहीं है। वो H2O इसमें भी था और इसमें भी था, चेंज हुआ पर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बाहरी चेंज हुआ, तो उसको कौन सा टाइप ऑफ चेंज कहते हैं, फिजिकल चेंज। अब कहते हैं कि ये जो चेंज हुआ हम इसको वापस वाटर वेपर बना सकते हैं। अगर मेरे पास वाटर वेपर है, अगर मैंने उसको कूल करके वाटर बना दिया, तो क्या मैं उस वाटर को वापस वाटर वेपर नहीं बना सकती, बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ इसको, अगर मैं इसी पानी को हीट कर दूं तो आई कैन गेट माई वाटर वेपर अगेन। सो व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। एग्रीड। और रिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या, अगर ये चीज रिवर्स हो रही है इसका मतलब ये रिवर्सिबल है और ये कुछ टाइम के लिए हुई है, दैट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ टेम्पररी चेंज। टेम्पररी का मतलब क्या है, कुछ समय के लिए हुई है। जब तक मैंने हीट नहीं किया था वाटर वेपर वाटर में था, और जब मैंने इसको वाटर वेपर को जब मैंने कूल किया तो वाटर बन गया, और जब तक मैं इसको हीट नहीं करूंगी ऐसे ही रहेगा, वाटर ही रहेगा। जब मैं इसको हीट करूंगी तो ये वाटर वेपर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। सो दिस मीन्स इट इज अ टेम्पररी चेंज, हम वापस इसको अपनी जगह पे ला सकते हैं। इट इज अ रिवर्सिबल
रिवर्सिबल है इसका मतलब ये टेम्पररी है, और इसमें सिर्फ इसका चेंज क्या हो रहा है, स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, कोई भी चेंज इन स्टेट है वाटर की, तो वो सारा कोई भी चेंज इन स्टेट है तो वो सब चेंजेस क्या कहलाएंगे, हमारे फिजिकल चेंजेस। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। इसको मैं और भी डिटेल में लूंगी मेल्टिंग ऑफ वैक्स को, बट अभी हम ये समझेंगे जब हम एक सपोजिंगली एक बोल लिया मैंने, हम देखते हैं हम कैंडल मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की करते हैं, तो बोल में हम वैक्स लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं गैस में, फिर उसको हम मोल्ड्स में डालते हैं, शेप्स में डालते हैं ना, शेप्स देते हैं, शेप्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, कोई सर्कुलर, कोई लॉन्ग वे से, है ना, डिफरेंट सिलेंड्रिकल शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, मोल्ड्स होते हैं, कोई हार्ट शेप होता है, तो हम उन मोल्ड्स में डालते हैं, तो वो जो मेल्टेड वैक्स है वापस कैसे हो जाती है, वापस क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है। तो मेरे पास वैक्स थी सॉलिड, हीट किया लिक्विड, फिर बोल में हीट करना है, डायरेक्ट हीट नहीं करना, देयर इज अ डिफरेंस। वो डिफरेंस को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बोल में हीट किया तो लिक्विड बन गया, सॉलिड टू लिक्विड, और फिर मैंने उसको मोल्ड में डाला तो अगेन इट बिकम्स अ सॉलिड, तो सॉलिड से वापस सॉलिड आया, सिर्फ शेप साइज चेंज हुआ। तो कैंडल ही है ना, और कैंडल किससे बनी है, हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन से बनी है, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज विच इज रिवर्सिबल। अब इसमें ना मेल्टिंग ऑफ वैक्स में आप ये वर्ड यूज करिएगा, एक नया वर्ड, जैसे कि वैक्स ऑन हीटिंग मेल्ट, wax on heating, solid wax on heating melts, and on cooling it again solidifies, it again becomes wax only की जगह आप क्या लिख सकते हैं, it again solid लिख के solidifies मतलब क्या हो गया, वापस solid बन जाना। ठीक है, तो ये एक नया वर्ड, एक वर्ड, अच्छे वर्ड्स यूज कीजिए अपने आंसर्स में। नेक्स्ट इज डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। इसको भी मैंने अपनी लास्ट क्लास में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में चेंज किया, डिस्कस किया है डिटेल में, थोड़ा सा बता देते हैं। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, अगर आपको याद हो, अगर हमने शुगर इन वाटर लिया है, अगर हमने शुगर और वाटर लिया, ये वाटर है, इसमें शुगर पार्टिकल्स हैं, आपको पता ही है ना शुगर पार्टिकल्स, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि शुगर पार्टिकल्स दे ऑक्यूपाई द गैप्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में खूब सारा गैप होता है, लिक्विड्स हैं, तो शुगर पार्टिकल्स उन गैप्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अगर मुझे वापस चाहिए, पहले तो मैंने शुगर को इसमें डिसॉल्व कर दिया, पर मुझे वापस चाहिए, मैं इसको हीट कर लूंगी। हीट करने से क्या होगा, वाटर वेपर बनेंगे। वाटर वेपर, अगर मैं यहाँ पर एक प्लेट रख लूँ, अगेन यहाँ पर एक बीकर रख दूँ और इसके ऊपर आइज रख दूँ, दीज आर आइज, तो जो भी वाटर वेपर होगा वो क्या होगा, हीट किया, वाटर से क्या बना, वाटर वेपर, और वाटर वेपर यहाँ पर हीट किया, यहाँ पर कूल होके क्या बन गया, वापस वाटर बन गया। तो मुझे वापस मिल गई ये चीज, ये वाटर था, ये वाटर था, यहाँ पर क्या बना, वाटर वेपर, और वाटर वेपर कूल होके वापस क्या बन गया, वाटर। तो यहां से शुरू किया, यहीं पर वापस वाटर तो हमें मिल गया। और अब हमें शुगर चाहिए, तो शुगर कहां रह जाएगी, शुगर विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल। तो ये भी कौन सा टाइप ऑफ चेंज हो गया, हमारा फिजिकल चेंज, जिसमें नया कोई सब्सटेंस नहीं बना और इसमें कोई नई चीज नहीं बनी है, और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, इट इज अ टेम्पररी चेंज, एंड देयर इज ओनली व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव जस्ट डिसॉल्व्ड द सब्सटेंसेस इन इट, नथिंग एल्स इज हैपनिंग, एंड इन दिस प्रोसेस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज गिवन आउट। सिमिलरली ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर मैंने स्विच ऑन किया तो बल्ब ऑन हो जाएगा, मैं चाहती हूँ नहीं हो, वापस वैसे ही करूँ, तो मैं स्विच ऑफ करूंगी तो बल्ब वैसे ही वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस विच आर रिवर्सिबल। अच्छा, एक याद करो, हमने ना एक डिस्कस किया था हीटिंग ऑफ आयरन प्लेट, अगर आपको याद हो, हमने, आई जस्ट शो यू दैट क्लिपिंग, हाँ ये वाला पिक्चर दिखाती हूँ, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम आयरन, जैसे ये हैक्सॉ ब्लेड, आपको पता है ना, ये जो हम यूज़ करते हैं चीज़ों को कट करने के लिए, हम वुड की चीज़ों को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये आयरन की चीज़ों को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको हैक्सॉ ब्लेड को अगर मैं हीट करूँगी तो ये रेड हॉट हो जाता है, अगर मैं इसको वापस कूल कर दूंगी तो ये वापस अपनी ग्रे कलर में आ जाएगा। कैन यू सी द ग्रे कलर, ये ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर है, ठीक है। हीट किया तो ये क्या बन गया, रेड हॉट,
हीट पे बना रेड हॉट। अगर मैं इसको वापस कूल कर दूंगी तो अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ग्रे कलर। तो इसका मतलब कलर चेंज हुआ है इसमें, बट दैट टू टेम्पररी, है ना। ये जो इसका आयरन पार्ट था वो तो आयरन ही रहा ना, हीटिंग से क्या हुआ, सिर्फ कलर ही तो चेंज हुआ, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि इट बिगिंस टू इट बिकम्स रेड हॉट। तो दैट मीन्स टेम्पररी कलर चेंज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड। ये हमने रिवर्सिबल चेंजेस में देखा था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, so this we have discussed. Now examples of physical changes which are irreversible. हम इसको वापस हम वैसा नहीं कर सकते। जैसे अगर पेपर को मैंने टीयर किया तो पेपर टीयर होने के बाद पेपर ही रहा, बट क्या मैं वापस वैसा ही पेपर ला सकती हूँ जैसे मेरे पास पहले था? नहीं था। पेपर पेपर ही रहा, ओनली इट हैज बिकम डिफरेंट इन साइज, बट पेपर पेपर ही रहा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बट मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकती। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ चेंज इज फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो दिस इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज, दिस टेयरिंग ऑफ पेपर। टेयरिंग ऑफ द अदर एग्जाम्पल इज, देखो अगर टेयरिंग ऑफ पेपर लें, अगर मैं पेपर को टीयर कर रही हूँ तो क्या मुझे वापस वैसा ही पेपर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मैं उसको ज्वाइन करूँ, हम टेप लगा दे, बट ओरिजिनल तो नहीं रहेगा ना। नो डाउट पेपर टीयर करने के बाद वो पेपर ही रहेगा, कुछ नई चीज नहीं बनेगी। सो दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज, बट दैट टाइप ऑफ चेंज जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, अंडरस्टूड, बट दिस कांट बी रिवर्स्ड बैक। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज फिजिकल एंड irreversible change. So tearing of paper, only the shape size has changed, है ना। So it is a physical change, पेपर पेपर ही रहा, बट इट इज एन irreversible change, हमें वापस वो चीज नहीं मिल सकती। तो कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो irreversible भी होते हैं। गॉट माई पॉइंट। अब सिमिलरली अगर मेरे पास, हम कहते हैं एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें, तो बेसिकली एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, थिक मेटल। हम उसको बीट करते रहते हैं, हैमर से बीट करते रहते तो वो फ्लैटन हो जाता है, इतना फ्लैट, इतना पतला हो जाता है कि जो आज हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल है ना, तो वो उस फॉर्म में आ जाता है। बट एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम रहा, हम इस चेंज को वापस तो नहीं रिवर्स कर सकते। तो इट इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। सिमिलरली अगर हम एग को ब्रेक करें, है ना, एग तो हम खाते ही हैं, तो अगर हम इस एग को ब्रेक करेंगे, हाँ, अगर हम एग को ब्रेक करें तो व्हाट इज दैट टाइप ऑफ चेंज? तो एग ब्रेकिंग के बाद तो एग ही रहा, ये कंपोनेंट्स तो सेम ही थे, बट क्या चेंज हुआ उसका? सिर्फ शेप साइज जो भी चेंज हुआ, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, बट हम इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। सो दिस इज अ फिजिकल एंड irreversible change. Uncracked eggs and cracked egg. So this is about the physical changes. अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बार ये वाला चीज़ें देख लो। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द फिजिकल चेंजेस, कि फिजिकल चेंजेस ओनली द शेप साइज स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज, नो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज इन कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन टेक प्लेस, दे आर टेम्पररी चेंज। मोस्टली वर्ड लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। मोस्टली मतलब क्या है? सब केसेस में नहीं है, कुछ केसेस में इट कैन बी परमानेंट ऑल्सो। जैसे मैंने ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ले लो, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, इट इज अ, इसमें ब्रेकिंग ऑफ ग्लास में जो कांच के छोटे टुकड़े ऑब्टेन्ड हुए वो ग्लास ही हैं, तो इसका मतलब नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ओनली शेप साइज इज चेंज्ड। तो दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज, बट हम इसको वापस नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। सो इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। और ये कैसा टाइप चेंज हुआ जो इरिवर्सिबल है? इसका मतलब ये परमानेंट है, जो हो गया सो हो गया। पर जिसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं तो वो क्या है? टेम्पररी चेंज। इसका मतलब फिजिकल चेंजेस जो हैं वो टेम्पररी भी हो सकते हैं और परमानेंट। इसीलिए मैंने वर्ड लिखा मोस्टली, मैंने ये नहीं लिखा दे आर ओनली टेम्पररी चेंजेस, दे आर मोस्टली, मीन्स इन सम केसेस दे कैन बी परमानेंट ऑल्सो। तो हमने ये पैरामीटर कवर कर लिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का भी। वेरी लिटिल अमाउंट, कोई ज़्यादा हीट लाइट नहीं लगती है, कोई एक्सटर्नल हीट ऐसा इतना ज़्यादा देने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और इस ये जो होता है इसमें टेम्पररी चेंज इन कलर, जैसे मैंने आपको दिखाया हीटिंग ऑफ हैक्सॉ ब्लेड, ओनली टेम्पररी चेंज इन कलर। जब तक हीट दे रहे तब तक रेड हो, जब तक नहीं दे रहे तब तक कलर गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज जो है दैट आर रिवर्स ऑफ, दे आर रिवर्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं
जिसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है। इसमें सिर्फ शेप, साइज, स्टेट, कलर चेंज की बात नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट इज चेंजिंग. So a change in which there is a production of new substance, those type of changes are chemical changes. और ये चेंजेस क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, तो एक बार ये हो गए तो हो गए, दैट मीन्स दे आर ऑलवेज परमानेंट. फिजिकल चेंजेस तो टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकते थे, बट केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज परमानेंट, वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. और क्योंकि परमानेंट है तो दैट मीन्स दे कांट बी रिवर्स्ड बैक. ठीक है. और अगर कोई कलर चेंज हो रहा है केमिकल चेंज में तो दैट इज अ परमानेंट कलर चेंज. ऐसा नहीं है कुछ समय के लिए हुआ, क्योंकि उनको रिवर्स ही नहीं कर सकते. और इन प्रोसेसेस में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज गिवन आउट, और तुम देखोगे भी डेमो में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज गिवन आउट. बात समझे. तो सारी चीजें ऑपोजिट टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो फिजिकल एंड केमिकल, सबसे पहली बात, दे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस. मतलब क्या है, केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है एंड दे आर इरिवर्सिबल. मैंने ये नहीं लिखा मोस्टली, मतलब सब केसेस में रिवर्सिबल है, परमानेंट है, और इसके अलावा देयर इज अ परमानेंट चेंज इन कलर टेक प्लेस, वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता. समझ गए. चलो, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कुछ नई चीज बन रही है जो कि केमिकल चेंज है. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि नया सब्सटेंस बन रहा है. किसी में स्मेल चेंज हो रही है, जैसे कि खाना जो है स्पॉइल हो गया तो उसकी स्मेल चेंज हो गई, रॉटिंग हो गई, स्मेल चेंज हो गई. क्या रॉटन फूड वापस ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता ना. इसका मतलब वो केमिकल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने फीड किया, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज विच इज इरिवर्सिबल एंड विच इज परमानेंट. फॉर्मेशन ऑफ गैस, इसका मैं डेमो दिखाऊंगी कैसे ये केमिकल चेंज, किस सिचुएशन में गैस फॉर्मेशन होती है और वो केमिकल चेंज होता है. परमानेंट चेंज इन कलर, परमानेंट चेंज इन कलर में टेक प्लेस, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. देन साउंड में भी प्रोड्यूस, जैसे क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं, तो क्रैकर्स जब बर्स्ट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब उनके अंदर केमिकल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से नया सब्सटेंस, नई उसमें गैसेस भी बन रही है. तो एक और एग्जाम्पल भी ले लेंगे जो आपकी एनसीईआरटी दे रही है, तो उसमें गैसेस भी बन रही है और साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है. देन इन दिस प्रोसेस लॉट, केमिकल चेंजेस में लॉट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट और इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. तो एक एक करके जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि हाँ भाई ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं. अगर परमानेंट चेंज इन कलर, अगर सपोजिंगली मेरे पास एप्पल है, एप्पल को मैंने कट किया, या ब्रिंजल है, तो हम कट करके रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, तुमने देखा ना, ब्राउनिश कलर हो जाता है. क्या आप वापस ब्राउन कलर को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते. दैट मीन्स इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज बट इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है. इरिवर्सिबल है बट उसके अंदर कोई नया सब्सटेंस, सिर्फ फिजिकल चेंजेस का क्राइटेरिया क्या है, नो न्यू सब्सटेंस, बट दे कैन बी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. केमिकल चेंज का क्राइटेरिया क्या है, न्यू सब्सटेंस, बट सिंस न्यू सब्सटेंस सो दे कांट बी रिवर्स्ड बैक, तो उसका मतलब नया सब्सटेंस बन गया. ठीक है. तो मैं चेंज इन कलर का भी आपको एक एग्जांपल हम अभी दिखाएंगे. ठीक है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज टेक प्लेस. ये पूछा जाता है, अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल चेंज टेक प्लेस. तो दीज आर द पैरामीटर्स जिससे हमें पता चलता है. नाउ अच्छा, अब क्या है कि केमिकल चेंज को बताने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि भाई न्यू सब्सटेंसेस बीइंग फॉर्म्ड. तो उसको बताने के लिए एक तरीका होता है, तो लेट मी राइट डाउन दैट वे, फिर हम चलते हैं. तो इसी में मैं आपको बताती हूँ केमिकल चेंज को बताने का तरीका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन. ठीक है. मैं ऐसा करती हूँ, शॉर्टकट में आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ सो दैट इट इज़ हेल्पफुल टू अस, फिर हम ये इसको डील करेंगे. तो आई विल ओपन माई बोर्ड related to it and then you will have the clarity. Let me open the board. तो हम केमिकल चेंजेस को दिखाने वाले हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट करें. उसके लिए ना थोड़ा सा ना एक दो चीज़ों का बेस, जो मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर कवर किया ना, उसमें मैंने कुछ काफ़ी डिटेल में एक बेस क्लास ली है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा. तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ. सबसे पहली बात, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज, ब्लैक पेन यूज कर लेती हूँ, दैट इज मोर गुड एंड विजिबल ना, येलो. हाँ,
एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मैटर, मैटर विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। अब मैटर को क्लासीफाई किया है, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ जो हमें चाहिए अभी। एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या है। सारे दुनिया के मैटर को हम एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्लासीफाई करते हैं। मिक्सचर्स हमें चाहिए नहीं, मुझे ये दोनों चीजें चाहिए कि आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एलिमेंट वो टाइप ऑफ मैटर है जो कि सिर्फ इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम हो गए। बता दूं कि हर एक चीज मैटर है, हर सॉलिड, हर लिक्विड, हर गैस, सब कुछ मैटर है। और मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा पार्ट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सिंगल पार्ट क्या है? एटम, ठीक है। तो एलिमेंट वो मैटर है जिसके सारे ही एटम्स एक जैसे होंगे। जैसे मेरे पास, अगर मेरे पास आयरन नेल है, तो आयरन नेल मैं बोल रही हूं कि एलिमेंट है। और मैं क्यों बोल रही हूं ये एलिमेंट है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ, क्योंकि सॉलिड है तो मैं एटम्स को क्लोजली पैक दिखा रही हूँ, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे? सिर्फ और सिर्फ आयरन एटम के। ये है एलिमेंट। अब कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स वो चीज है विच इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल तो हमारे वाटर का है, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब बच्चे कई बार पूछते हैं मैम देखो ये तो गलत बात है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है तो सेम काइंड ऑफ एटम्स है। नहीं, अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो साथ में ऑक्सीजन भी तो लगा हुआ है ना, तो 2 डिफरेंट एटम्स हो गए ना, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सो दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड। तो अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर का इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। तो इसका ये सारा किसका बना हुआ है? H2O, 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 तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, तो 2 डिफरेंट एटम्स हो गए। सो दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। बस इतना याद रखना, एलिमेंट्स एक टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं और कंपाउंड्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, क्योंकि ये मुझे चाहिए। और अगर मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन गैस, सिर्फ ऑक्सीजन गैस O2, या मैं बोल रही हूँ हाइड्रोजन गैस, तो मैंने उसमें 2 लगा दिया, तो बच्चे यहाँ पर भी बोलते हैं मैम यहाँ पर तो इसका मतलब 2 लग गया तो ये कंपाउंड होने चाहिए। नहीं, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। है तो ऑक्सीजन ही ना, कोई और डिफरेंट एटम तो नहीं है ना, तो ये भी एलिमेंट रहेगा। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब कहते हैं इसको हम लेके, अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का शॉर्टकट होता है। साइंटिस्ट ने कहा अरे भाई क्यों पूरे पूरे स्पेलिंग्स लिखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब एडिशन का भी तो शॉर्टकट है ना, प्लस साइन। सब्ट्रैक्शन का शॉर्टकट क्या है? माइनस साइन। तो साइंटिस्ट ने कहा व्हाई नॉट टू हैव शॉर्टकट्स फॉर राइटिंग डाउन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो उन्होंने हमें एलिमेंट्स का शॉर्टकट का नाम, शॉर्टकट को हम कहते हैं सिंबल्स, और कंपाउंड्स के शॉर्टकट को हम कहते हैं फॉर्मूला। क्या कहते हैं? फॉर्मूला। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो हम वापस चलते हैं अपने पीपीटी में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ एलिमेंट्स और उनके फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में हमें रिक्वायर्ड है, सिर्फ मैंने बोल दिया। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है एलिमेंट ऑक्सीजन। इनको ना, इनके सिंबल लिखने के तरीके होते हैं। तो सबसे पहले सिंबल जो लिखते हैं हमेशा कैपिटल में लिखना है। 1 लेटर सिंबल, तो वो कैसा लिखे जाएगा? कैपिटल में। तो अगर मैं ऑक्सीजन लिख रही हूं तो ओ, ब्लैक पेन ले लूं तो दैट विल बी सूटेबल, है ना। तो अगर मैं ओ लिखूंगी तो ओ को कैसे लिखूंगी? कैपिटल। और जो भी नंबर लिखते हैं ना उसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं? O2 को, अगर मेरे को O2 लेना है तो बच्चे लिखेंगे O2, कुछ बच्चे लिखेंगे साथ में ऐसे। ये दोनों गलत तरीके हैं। ओनली यू हैव टू राइट डाउन इन सबस्क्रिप्ट, नीचे वाली जगह पे। अगर मुझे हाइड्रोजन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? आई हैव टू टेक द ब्लैक पेन फॉर दिस। हाँ, तो H कैपिटल 2 नीचे। ओजोन, ओजोन लेयर पता है ना, जो हमारे को शील्ड करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन, तो दैट इज O3। देन मैग्नीशियम। साइंटिस्ट ने कहा सिंबल लिखने के, जिस तरीके से उन्होंने हमारे लिए सिंबल फॉर्मेशन किए, तो उन्होंने हमें लर्न करने के लिए ना
3-4 आईडी मेथड्स दिए कि किस तरीके से हम सिंबल लर्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा सिंबल लिखने का तरीका क्या है, या तो आप फर्स्ट लेटर ले लो, या तो आप फर्स्ट सेकेंड लेटर ले लो उस एलिमेंट का, या आप फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ले लो, या आप उनका सिंबल लेटिन लैंग्वेज से ले लो। क्या क्या है, फर्स्ट लेटर ले लो, या तो फर्स्ट सेकेंड लेटर ले लो, फर्स्ट थर्ड लेटर ले लो, या उनका सिंबल कहां से आ सकता है, लेटिन लैंग्वेज से। जैसे कि अगर मैं मैग्नीशियम का सिंबल लेना चाहूं तो मैग्नीशियम का सिंबल इज, अच्छा एक और बात, अगर हम 2 लेटर का सिंबल लेते हैं तो 2 लेटर के सिंबल में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा छोटा होगा। ये अपर केस, ये लोअर केस। क्यों? क्योंकि ये इसका मतलब ये शो करता है कि हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों अलग अलग नहीं हैं। अगर मैं M कैपिटल और G कैपिटल ले लूंगी मतलब M किसी और एलिमेंट का सिंबल है, G किसी और एलिमेंट का सिंबल है, कैपिटल लेटर स्टार्ट हुआ नहीं मतलब किसी और एलिमेंट का सिंबल स्टार्ट हुआ, तो ये तो गलत तरीका है। तो कैसे लगाना पड़ेगा, अगर 2 लेटर का सिंबल है तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। तो मैग्नीशियम का सिंबल हम कैसे लिखेंगे, कैसे, यस, M कैपिटल G स्मॉल। कार्बन का सिंबल C कैपिटल। क्लोरीन का सिंबल CH नहीं, फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया इन्होंने, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, तो 2 लेटर का है तो पहला कैपिटल और दूसरा वाला स्मॉल। कैल्शियम के सिंबल के लिए इन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया, C कैपिटल A स्मॉल। तो आप देख सकते हो मैग्नीशियम में फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, कार्बन में फर्स्ट लेटर, क्लोरीन में फर्स्ट थर्ड लेटर, कैल्शियम में हमारा कौन सा लेटर लिया, फर्स्ट और सेकंड। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये तुम्हारे है इस बुक में। तो पोटेशियम का सिंबल उसकी लेटिन लैंग्वेज से आया है जिसका नाम है केलियम, केलियम, और इसका सिंबल होता है कैपिटल K, कैपिटल्स। सोडियम का सिंबल उसकी लेटिन लैंग्वेज से आया है जिसको हम कहते हैं नाट्रियम, और इसको कैसे लिखते हैं, 2 लेटर का सिंबल है, कैपिटल N कैपिटल स्मॉल a। आयरन का सिंबल तो बहुत जरूरी चाहिए भाई मुझे, फैरम, आयरन इज फैरम, ये भी लेटिन लैंग्वेज से है, इसका सिंबल है कैपिटल F E स्मॉल। बस इतने ही याद करने, ये तो नॉर्मल वन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, मैग्नीशियम तो Mg, मैग्नीशियम G डोमिनेट कर रहा है, क्लोरीन L डोमिनेट कर रहा है, तो C पहला लेटर तो होना ही होना है, ठीक है। कैल्शियम में Ca, बस पोटेशियम, सोडियम, आयरन के डिफरेंट है, पोटेशियम का केलियम, सोडियम का नाट्रियम और आयरन का फैरम से सिंबल आएगा लेटिन लैंग्वेज से, तो Fe। अब कंपाउंड्स लिखने का तरीका क्या है, ये तो क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ये आपको यही याद करना है। कंपाउंड लिखने का तरीका क्या है, कंपाउंड में जब 2 डिफरेंट, क्योंकि 2 या मोर डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनको कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वाटर में 2 डिफरेंट एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन लिखना है तो कैपिटल H2। ये 2 क्यों आया, ये पूरा आप कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ोगे हायर क्लासेस में, आपको याद करना पड़ेगा अभी। H2O कैपिटल, जब मैंने H को कैपिटल लिख दिया, O को कैपिटल लिख दिया, दैट मीन्स ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मैं बताती हूँ, कुछ बच्चे H2O को ऐसे लिखते हैं, H2O, ये याद रखना, नंबर्स तो हमेशा सबस्क्रिप्ट में आएंगे, दिस इज द रॉन्ग वे। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं H2 तो चलो नीचे लिख दिया, O को भी छोटा बना दिया, दिस इज रॉन्ग। आप 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 डिफरेंट एटम्स रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको कैपिटल्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज C कैपिटल, कार्बन डाई का मतलब होता है 2 क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन एक अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो 2, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, अब देखो मैग्नीशियम का सिंबल 2 लेटर से बना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, मतलब ये अभी एक ही लेटर का, एक ही एटम का सिंबल है मैग्नीशियम। और ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, कैपिटल O, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। आयरन ऑक्साइड का क्या सिंबल है, आयरन का क्या सिंबल है, कैपिटल F कैपिटल E, 2 लेटर का सिंबल है, साथ में क्या लगा देना, ऑक्साइड, ठीक है। अब लाइम वाटर, ये थोड़े से याद करने वाले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। लाइम वाटर का सिंबल क्या होता है, लाइम वाटर याद रखें, लाइम वाटर इज नॉट लेमन वाटर, नींबू पानी नहीं है, ये केमिकल है। चूना होता है ना, चूना, लाइम, उसको जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है लाइम वाटर, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। कैल्शियम का मतलब क्या होता है, C कैपिटल A स्मॉल, और तुमने एसिड बेसिस में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, O, हाइड्रोक्साइड में तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, पर इसको आपने ना
ब्रैकेट लगा के ऐसे 2 नीचे लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट 2 लगाने का मतलब क्या है, ये 2 O के साथ भी है, ये 2 H के साथ भी। हम इसको ऐसे बोलते हैं CA, CA बोलो मेरे साथ, CA, फिर उसके बाद बोलो OH होल ट्वाइस या होल 2, ऐसे बोलते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे CaOH2, CaOH2 मतलब क्या, H के साथ सिर्फ 2 है, ये 2 दोनों के साथ है, इसलिए हमने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। मैग्नीशियम का भी इसी की जैसा फॉर्मूला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो साथ में क्या लगाएंगे 2, ठीक है। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम लिखो, कार्बोनेट इज CO3, C कैपिटल O कैपिटल 3, मतलब इसमें 3 डिफरेंट एटम्स है, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम का आपको पता है सिंबल Na, बाई का मतलब होता है H, और कार्बोनेट आपने देखा ये यहां से मतलब ले लो CO3। जैसे कि हम एक कहीं हम बैठे हैं तो हमने एक नारा वगैरह कह लो, उस तरीके से याद करने का तरीका, मैं बोलूंगी NaH, आप बोलना CO3, NaH तुम बोलो CO3, NaH CO3, NaH बोलो बोलो CO3, NaH CO3, यही याद करने का तरीका। अब विनेगर, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड जिसको हम सिरका कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ये कंपाउंड्स को दिखाने के लिए फॉर्मूला CH3COOH। जैसे हमें गाना गाने का बहुत शौक है तो हम कैसे याद कर सकते हैं इसको, CH3COOH, CH3 मेरे साथ, CH3COOH, है ना, CH3COOH। और बेकिंग सोडा को याद कैसे करेंगे, जैसे NaHCO3, NaHCO3, और एसिडिक एसिड कैसे याद कर लिया, CH3COOH, ठीक है। नाउ सोडियम एसीटेट, वैसे ये फॉर्मूला तुम्हें जब मैं ये रिएक्शंस वगैरह करवाऊंगी, कुछ चीजें करवाऊंगी, तब तुम्हें ये थोड़ा सा और आ जाएगा। अभी आप सिर्फ लिख लो CH3 ही लिखो, सिर्फ एसिडिक एसिड की तरह लिखो, CH3CO, की जगह यहां पर सिर्फ सोडियम लगाना है, H की जगह क्या लगाना है, सोडियम, विच इज नोन एज Na। ये बेकिंग सोडा और एसिडिक एसिड के फॉर्मूलाज बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें भी 2 डिफरेंट एटम्स है, वो क्या है कंपाउंड, और उसको हम क्या कहते हैं फॉर्मूला। ये बात क्लियर है, CH3COOH, NaHCO3, ये याद रखना। बाकी लाइम वाटर वगैरह सबके फॉर्मूले तो ईजी है, लाइम वाटर में सिर्फ हाइड्रोक्साइड लगाना है तो OH होल 2, ठीक है। अब ये वाली बात क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम कहने वाले, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट थिंग। अब आपने ये सब देख लिया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, अब हम नेक्स्ट चीज पे डिस्कस करते हैं कि हम केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे हम रिप्रेजेंट करें, कैसे पता चलेगा, हम कैसे बताएं कि केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। अगर जो सब्सटेंसेस इनिशियली प्रेजेंट होते हैं, जो पहले हमने लिए हैं, जैसे जो सब्सटेंसेस पहले जो इनिशियली प्रेजेंट होते हैं, उनको हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं उनको, रिएक्टेंट्स, और उनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, LHS, LHS मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है, सब्सटेंसेस इनिशियली प्रेजेंट, और रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं तो हमें मिलता क्या है, ये एरो बताता है, गिव्स अस, हमें नई चीजें मिलती हैं जिनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, जिनको हम कहते हैं न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट्स, ठीक है। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट्स। सपोजिंगली मेरे पास 2 सब्सटेंसेस है, लेट अस टेक ऐसी आर्बिट्री, A है और दूसरा है B, तो 2 चीजें मिल रही हैं, तो ये प्लस का साइन इंडिकेट करता है टू कंबाइन, जहां पर भी प्लस है ना वहां पर मतलब है टू कंबाइन, और ये दोनों मिलके मुझे दे रहे हैं C, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, और ये जो चीज बन रही है इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स, और इसको हमेशा हम कहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट्स को, ये मैंने बताया नहीं, हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, सो दिस इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर। पर अगर मुझे C से भी ज्यादा चीजें मिल रही हैं तो मैं यहाँ पर अगेन C+D
प्लस ई, जो भी मुझे मिल रहा है वो प्लस प्लस करके दिखाती रहूंगी। तो जो चीजें मिल रही हैं उसको इस तरफ लिखो, मतलब ये पहले था, और ये एरो क्या बता रहा है, गिव्स अस, ये जब मिले तो इन्होंने हमें क्या दे दिया, ये दे दिया। और अगर कोई कंडीशंस हैं जिनका होना जरूरी है पर वो खुद यूटिलाइज नहीं होते, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में देखा है, हम क्या लिखते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल एरो के ऊपर लिखते हैं, देखिए है ना बात। तो क्यों लिखते हैं, मतलब उनका होना जरूरी है बट उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिनकी प्रेजेंस में होना जरूरी है, तो जो प्रेजेंस होता है वो यहां लिखते हैं, समझ गए। तो रिएक्टेंट्स चेंजिंग टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको और डिस्कस करते हैं। जैसे मैं यही करना चाहूंगी ताकि आपको एक क्लियर विजन मिल जाए। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो चीजें मिल रही है तो इसलिए प्लस, और इनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स, जो कि हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, हमेशा इधर से। और ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, हमें नई चीज दे रहे हैं, और उसका नई चीज का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट्स चेंजिंग टू प्रोडक्ट, इसके थ्रू हमें पता चला, ये हमने देखा तो हमें पता चला ये पुरानी चीजें नई चीजें में बदल रही है। तो इसको हम कहते हैं, केमिकल चेंज को दिखाने का तरीका क्या है, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये है केमिकल रिएक्शन जो हमें बता रही है कि अरे भाई केमिकल चेंज हुआ है, इससे हमें पता चला, इसको हम केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं। जिससे हमें क्या पता चल रहा है, केमिकल रिएक्शन इज अ वे ऑफ शोइंग द केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज का मतलब क्या है, पुरानी चीजें नए में बदल रही है, रिएक्टेंट्स चेंजिंग टू प्रोडक्ट्स। बात समझे नहीं। अब एक और चीज इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, एक छोटी सी और चीज ऐड कर देते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हम थोड़ा सा एक एज लेके चल रहे हैं, जो अब मैं नेक्स्ट स्टेप दे रही हूं वो एक एज पॉइंट है हमारे लेक्चर का। तो दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। हम रिएक्शन को शॉर्टकट में पता है कैसे लिख सकते हैं, आपकी कोई नंबर नहीं काटेगा, RXN, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखने में, यू कैन राइट डाउन दिस वे ऑल्सो। तो हमने, अब साइंटिस्ट ने, मैं तो तुम्हें सिंबल बता रही हूँ, फॉर्मूला बता रही हूँ, शॉर्टकट लिखो शॉर्टकट लिखो, ये तो है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो साइंटिस्ट ने कहा व्हाई नॉट टू रिप्रेजेंट दिस आल्सो इन द शॉर्टकट। तो कार्बन का शॉर्टकट क्या था, कैपिटल C, ऑक्सीजन का शॉर्टकट O2, एंड व्हाट इज द शॉर्टकट टू राइट डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हेन यू रिप्रेजेंट योर केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, ये क्या है, सिंबल्स, और ये क्या है, फॉर्मूला, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। दोनों ही केमिकल चेंज बता रहे हैं, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन दोनों ही क्या बता रहे हैं, केमिकल चेंज। बस जब हमने इसको सिंबल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सिंबल्स और फॉर्मूलाज में लिख दिया, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इट इज अ केमिकल इक्वेशन। जब हम इसके पूरे पूरे नाम लिख रहे हैं तो हम केमिकल रिएक्शन, दोनों ही बता रहे हैं, पुरानी चीजें नई में बदल रही हैं, बस डिफरेंट नेम है बट बता दोनों रहे हैं केमिकल चेंजेस। हैव यू अंडरस्टूड दिस, इज इट क्लियर। तो केमिकल चेंज हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू माय स्लाइड, वापस चलते हैं और देखते हैं हमने क्या डिस्कस किया। हमने ये तो डिस्कस हो गया था हमारा। तो केमिकल चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, और मैंने आपको ये भी बता दिया अगर केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। दिस वी ऑल हैव डन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नए सब्सटेंस हो रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ गैस होती है, तो हमें पता चलता है केमिकल चेंज हुआ है। चेंज इन कलर हो जाएगा किसी भी चीज का, तो हमें पता चलेगा अरे भाई केमिकल चेंज हुआ है, और वो चेंज इन कलर परमानेंट होना चाहिए। तो उसका डेमो करते हैं। तो डेमो में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लाइम वाटर को लेने वाली हूँ और उसके अंदर मैं एयर को, जो मैं बाहर निकाल रही हूँ, एयर को ब्लो करूँगी, एयर को क्या करूँगी, ब्लो करूँगी। तो उसको हम देखते हैं कि क्या कलर चेंज रहता है, जब क्या कलर चेंज होता है या क्या कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, क्या होता है वो हम अभी देखते हैं थ्रू द डेमो।
तो चिल्ड्रन, मैंने ये एक्सपेरिमेंट रेडी किया है। आई हैव टेकन 2 बीकर्स। इस बीकर में मैंने टैप वाटर ले लिया है, ठीक है? और इस बीकर में मैं अब लाइम वाटर डालूँगी। सबसे पहले हम टैप वाटर में ये स्ट्रॉ लूँगी मैं, इसमें ब्लो आउट करूँगी एयर। आपको पता है हम जो एयर निकालते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो हम देखते हैं अब क्या होगा अगर जब मैं इसमें ब्लो करूँगी, इसको डिप कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं? बबल्स बन रहे हैं, राइट? और इसमें कोई विजिबल चेंज नहीं है, ठीक है? अब मैं इसमें आई एम गोइंग टू ऐड लाइम वाटर, और अब इसमें मैं सेम चीज़ करूँगी एंड लेट अस सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अब मैं इसमें भी ब्लो करने वाली हूँ लाइम वाटर में। आप पहले लाइम वाटर का कलर देख लीजिए, क्या होता है? ये कलरलेस होता है। अब मैं ब्लो करूँगी, इट मे टेक टाइम, और देखो क्या होता है। चिल्ड्रन, कैन यू सी सम चेंज इन द कलर? थोड़ा सा मिल्कीनेस आपको दिख रहा होगा। मैंने ब्लो किया तो ये मिल्कीनेस क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, ठीक है? ये मिल्कीनेस है, तो तभी तो कलर चेंज हुआ है। पहले कलरलेस है, मिल्कीनेस। तो आपने डेमो में देखा, जैसे ही मैंने एयर ब्लो की लाइम वाटर में, मैंने आपने क्या देखा? अभी एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? जब मैंने स्ट्रॉ से एयर ब्लो की, बीकर में मैंने ले लिया था लाइम वाटर, मैंने स्ट्रॉ से ब्लो की एयर, तो क्या हुआ? लाइम वाटर वॉज कलरलेस। पर जैसे ही एयर ब्लो की तो लाइम वाटर कैसा बन गया? कैसा दिख रहा है आपको? कैसा दिख रहा है? इट बिकम्स, what was your observation when air is blown into the lime water? It turns milky. मिल्की मतलब दूध जैसा थोड़ा सा दिख रहा है, और ये वापस चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है, राइट? और अगर मैं इसमें अगर मैं इसको लाइम वाटर ना लेके मैंने जब टैप वाटर में इसको ब्लो किया एयर को, तो टैप वाटर में कोई चेंज हुआ, सिर्फ आपको आवाज आ रही है बबल्स की। तो मैं तो एयर ब्लो कर रही हूँ, टैप वाटर में कुछ नहीं हो रहा। बट जब मैं लाइम वाटर में ब्लो कर रही हूँ तो कलर चेंज हो रहा है मिल्कीनेस में। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। इसको रब कर देती हूँ और इसको डिटेल में डिस्कस करती हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक तो पहली बात, लाइम वाटर मिल्की टर्न हो रहा है, दैट मीन्स अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस। और जो हम गैस ब्लो करते हैं, ब्लो आउट करते हैं, हम कौन सी गैस निकालते हैं? विच गैस? जो कौन सी गैस रिच मतलब एयर निकालते हैं, हम कौन सी निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हम एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर? लाइम वाटर में। और वो लाइम वाटर का कलर इसका मतलब चेंज कर रही है। किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जिसका वजह से लाइम वाटर चेंज हो रहा है मिल्की में। सो दिस इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर टेस्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करनी है कि कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको लाइम वाटर में डाल दो। तो लाइम वाटर मिल्की हुआ नहीं, तो हमने कह देना है, क्या कह देना है? कि इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है लाइम वाटर के अंदर? मैं पहले इसको रिएक्शन फॉर्म में बताती हूँ, फिर इक्वेशन फॉर्म में बताती हूँ, ठीक है? तो हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ वापस। ओके, वेट, यस। तो मैं दोनों वे से आपको बताती हूँ, रिएक्शन और इक्वेशन फॉर्म में, दोनों वे से। आपको देखना इक्वेशन फॉर्म ज्यादा इजी लगे। जब मैंने लाइम वाटर विच वॉज कलरलेस, आपने देखा ही कलरलेस था, उसमें जब एयर ब्लो की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड डाली, दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, तो हमने प्लस लिख दिया। अब अगर मैं एरो लगाऊंगी, जो मुझे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं वो मेरे यहाँ पर पूरे नहीं आ पाएंगे। और जो रिएक्शन होती है या इक्वेशन होती है हमेशा कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए मैं एरो ऐसे दिखा दूंगी, अब नीचे की तरफ आ जाऊंगी। वहां जाके लिखने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूटी नहीं होगी, हमेशा एरो ऐसे नीचे की तरफ आएगा। तो ये क्यों मिल्की हुआ? क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास हुई तो एक नया सब्सटेंस बना, और उस नया सब्सटेंस का नाम था
कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्कीनेस दे रहा था। जैसे ही लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास की, वैसे ही एक मिल्की सब्सटेंस फॉर्म हुआ, उस मिल्की सब्सटेंस का नाम क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में क्या बना? सॉरी, आई शुड नॉट बी राइटिंग दैट वे। और साथ में क्या बना? वाटर। तो वाटर के अंदर क्या फॉर्म हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से मिल्कीनेस हुई। तो लाइम वाटर आपको पता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लाइम वाटर? अभी मैंने आपको बताया ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, नया सब्सटेंस बन रहा है। दैट मींस इट इज अ केमिकल चेंज, और कलर चेंज हो रहा है। सो दिस आल्सो इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज और परमानेंट कलर चेंज हो रहा है। पर अगर मैं इसको रिएक्शन वेव इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगी ना, तो मैं याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको याद होगा लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या था? लाइम वाटर इज कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखना? O कैपिटल H कैपिटल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि जब वो ऐसे फॉर्मूलाज लिखता है तो उसके नीचे उनके नाम भी लिखता है। जानते हो क्यों लिखता है? ताकि अगर ये गलत भी हो जाए उसके फॉर्मूलाज, पर नीचे उसने नाम तो करेक्ट लिखे, तो क्या पता उससे उसको वेटेज मिल जाए। प्लस हमने क्या पास की? अब मैं सबके सिर्फ फॉर्मूलाज या सिंबल्स लिखूंगी। फॉर्मूलाज जिसमें 2 डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनके फॉर्मूलाज वर्ड यूज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे पता है मैं इसमें मैनेज कर लूंगी, तो मैंने ऐसी इक्वेशन लिख ली। ठीक है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे याद करने का तरीका है? तो सबसे पहले सबसे बड़ा फॉर्मूला किसका है? लाइम वाटर का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। ये जरूर लिखना, कलर चेंज मेंशन करना जरूरी है, कलरलेस, ये जरूर लिखना। तो कैल्शियम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे बड़ा फॉर्मूला किसका है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो उसमें से निकला Ca। वेरी हैप्पी कि मैं तो आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को गुस्सा आया है, तुम बड़ा फॉर्मूला, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम पहले आ जाओगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा ठीक है मैं भी आता हूं, पर मैं तुम्हारा एक O निकाल लूंगा। तो यहां से निकला कार्बन डाइऑक्साइड गुस्से में, और अब वो खुश कैसे हो गया? कैसे उसके साथ वापस ज्वाइन हो गया? उसने यहां से उसका एक O खींच लिया। तो ये क्या बन गया? CaCO3। इसको हम कहते हैं कार्बोनेटेड CO3, याद रखना। तो ये क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका कलर कैसा होता है? दिस इज मिल्की। कलर चेंज नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और बेचारे के पास अब क्या बच गया? क्या बच गया यहाँ पर? H को तो कुछ नहीं हुआ था, तो 2 H बच गए। यहाँ 2 O2 थे, पर एक तो O निकल गया, तो क्या बच गया? H2O। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? क्या रह गया? वाटर। सो दिस वाज द केमिकल रिएक्शन, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। तो कौन सा वे इजी लगा? दैट इज अ वे, दिस वे इज मोर इजी, राइट? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, तो बड़े वाले फॉर्मूले से निकला Ca, CO2 को गुस्सा आया, उसने निकाला A को। चलो ठीक है, अब हम दोनों मिल जाते हैं, CaCO3, और क्या बच गया? H2। व्हाट इज CO3? कार्बोनेट, याद रखना, CO3 कार्बोनेट, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज गिविंग मिल्की अपीयरेंस। टैप वाटर में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें थोड़ी ना, क्या उसमें थोड़ी ना लाइम वाटर है। ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर इस केमिकल में पास करोगे तभी नया सब्सटेंस बनेगा। गॉट माय पॉइंट? इज इट ओके? नाउ मूविंग बैक, चलो वापस चलते हैं अपनी पीपीटी में। तो ये हमने देख लिया, ये हमारी एनसीईआरटी में भी है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अब इसी को यूज करके हम फॉर्मेशन ऑफ गैस को हम करते हैं। हम गैस फॉर्मेशन करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि वो गैस फॉर्मेशन क्या हमारी कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है। तो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ इसका एक्सपेरिमेंट। चिल्ड्रन, दिस इज गैस ट्रैप, जिसके थ्रू हम टेस्ट करेंगे कि जब बेकिंग सोडा एंड एसिटिक एसिड मिलते हैं तो गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच विल टर्न लाइव वाटर मिल्की। इसको गैस ट्रैप करते हैं क्योंकि ये गैस को ट्रैप करेगा, ये हमारा अपैरेटस। इस साइड पे मैं बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड लूँगी और इस साइड पे मैं लाइम वाटर लूँगी। तो देखो कैसे इसका ट्रिक है, कैसे यूज़ करना। सबसे पहले आप देख सकते हो, आई एम गोइंग टू ऐड बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, आई डोंट हैव स्पैचुला राइट नाउ, तो मैं ये स्पून से ही डाल रही हूँ, बट आपकी लेबोरेटरीज में यू विल बी प्रोवाइडेड विद दिस स्पैचुला। अब ये ड्रॉपर के थ्रू मैं ये लाइम वाटर पहले इस साइड पे डालूंगी। मैं एसिटिक एसिड नहीं डालूंगी, अगर मैं एसिटिक एसिड डालूंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होकर एस्केप हो जाएगी, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें एस्केप नहीं करवानी है। तो पहले से ही मैं ड्रॉपर को पहले ऊपर रबर पोर्शन प्रेस करूँगी एयर निकाल के, फिर मैं इसमें
ये मैंने फिल कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द लाइम वाटर. सो आई हैव पुट द लाइम वाटर. ठीक है, तो मैंने लाइम वाटर डाल दिया. अब मैं इसको वॉश करूँगी. अब हमारा आता है ट्रिक फॉर्म. ठीक है, तो अब मेरे को आई हैव टू गेट रेडी विद दिस कॉटन प्लग. जैसे ही मैं एसिड डालूंगी तो आई हैव टू प्लग विद कॉटन. क्यों? ताकि जो गैस प्रोड्यूस हो वो इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर चली जाए, बाहर ना निकल के चली जाए. ठीक है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. तो देखो जैसे ही हम एसिड डालेंगे, अगेन आई हैव टू प्रेस द रबर. या आई हैव टेकन द एसिड. आवाज़ सुनना. देखो कॉटन प्लग कर दिया. यू कैन सी बबल्स. हिसिंग साउंड लाइक अ स्नेक. जैसे स्नेक हिस करता है वैसे ही हिसिंग साउंड है. और हमने इसको अच्छे से बंद कर लिया है. एंड लेट अस सी द रिजल्ट इन द लाइम वाटर. लाइम वाटर हमारा कलरलेस था, हमें पता ही है. बट क्या इसमें कोई कलर चेंज आता है, कोई विजिबल चेंज आता है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व. ये जो बल्ब पोर्शन है, यू कैन सी दिस मिल्कीनेस हेयर. आप देख सकते हो मिल्कीनेस. कैन यू सी द मिल्कीनेस? आप देख सकते हैं. कैन यू सी दिस मिल्कीनेस? ये देखो कैसे मिल्कीनेस हो रहा है. दैट मीन्स दिस गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के पास जाती, लाइम वाटर में जाती है, लाइम वाटर विच इज कलरलेस, इट इज चेंजिंग टू मिल्की. दैट मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, that the evolved gas is carbon dioxide, which is turning lime water milky due to the formation of new substance. And what is that new substance? Calcium carbonate. आपने देखा कैसे मैंने क्या लिया था? बेकिंग सोडा लिया. हमारी किचन में ही अवेलेबल था, सारा सामान किचन में अवेलेबल था. बेकिंग सोडा लिया, मैंने एसिटिक एसिड लिया, दोनों को मिक्स किया और एकदम से तुमने कैसी साउंड सुनी? जैसे स्नेक हिस करते ना, हिसिंग साउंड, और बबल्स फॉर्म होने लगे. तो सोचो फॉर्मेशन ऑफ गैस, इसका मतलब बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो कोई ना कोई गैस फॉर्म हुई है. और उस गैस को मैंने जब लाइम वाटर में डाला तो वो लाइम वाटर टर्न मिल्की. इसका मतलब वो गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो वो कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड. एक चीज याद रखना. अब मैं इसको ना रिटन में एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा. अब मैं आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन रिटन. गोइंग बैक टू मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, उसको डिस्कस करते हैं. तो एक ना गोल्डन रूल है केमिस्ट्री का. पहले मैं इसको लिख के बताती हूँ, पहले हम रिटर्न में करते हैं. जब भी हम बेकिंग सोडा इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट. हम सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाई की जगह आप लिखो हाइड्रोजन, कार्बोनेट भी लिख सकते हैं. 3 नाम है, सोचो. बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट. कार्बोनेट का मतलब याद रखना CO3, और बाई की जगह क्या है? हाइड्रोजन. सोडियम का आपको सिंबल पता है, याद है ना कैसे? NaHCO3, NaHCO3. और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? गाना हमारा CH3COH. तो जब हम, ये केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, कोई भी कार्बोनेट, सिर्फ सोडियम नहीं, कोई भी, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट को अगर एसिड, कोई भी, जैसे मैं एसिडिक एसिड ले रही हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपने एसिड बेसिस में नाम सुने हुए हैं, कोई भी एसिड, कोई भी कार्बोनेट को अगर मिक्स करोगे तो हमेशा जो गैस निकलेगी वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होगी. तो यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with other substances. ये गोल्डन रूल है केमिस्ट्री का. केमिस्ट्री ये एक रूल है, आपको एक्सेप्ट करना है. जहां पर भी चाहे कार्बोनेट है चाहे बाइकार्बोनेट है, अगर उसको हम एसिड के साथ मिक्स करेंगे, कोई भी एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. समझ में आए? अब मैं अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में करूं ना, इक्वेशन फॉर्म में बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी एनसीईआरटी इतना ही कहती है. अगर इक्वेशन फॉर्म में करूं तो हम ऐसा करते हैं, आपको पता है ना, एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा में अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में करना चाहूं, मेरे को याद करने का तरीका चाहिए. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं करने वाली हूं, वो सिर्फ याद करने का तरीका है. एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा, ए पहले आता है या बी? ए पहले आता है ना. तो आप एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पहले लिखो, CH3COOH. गाना याद है ना, CH3COH. सो व्हाट इज दिस नोन एज? एसिटिक एसिड. B फॉर बेकिंग सोडा बाद में लिखेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला?
NaHCO3, वेरी गुड, NaHCO3। अब ये दोनों मिलके क्या कमाल करेंगे, सबसे पहले अपना गोल्डन रूल याद रखना और नीचे नाम लिखना, मेरी गलती, एब्सोल्युटली मुझे नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब भी एसिड और बेकिंग सोडा कार्बोनेट मिलेंगे तो ये जो कार्बोनेट है ना, इसमें से CO2 निकलेगा, इसमें से निकलेगा कार्बोनेट में से। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख दूंगी CO2, ठीक है, CO2 निकल गया। अब यहां पर कौन बच गया, यहां पर एक H बच गया, CO2 निकल गया तो 3 में से एक O भी बच गया। तो ये दोनों कहेंगे अरे भाई H और O है, ऐसा करते हैं ये वाला H लेके हम दोनों वाटर ना बन जाए, तो CO2 प्लस वाटर, समझ गए। H यहां से गया, एक O आया, यहां से H बच गया। अब बचा कुचा जो भी था वो मिलके कुछ और बन गए, वो क्या बन गए, CH3 COO वैसे ही है और H तो चला गया था, और यहां पर कौन रह गया, Na, तो यहां पर Na लिख दो। तो दिस इज नोन एज सोडियम एसीटेट एंड दिस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। नाम जरूर लिखना, ये आपको ये आंसर्स को ब्यूटिफाई करेगा। समझ में आई। तो यहां से क्या याद रखना, गोल्डन रूल, बेकिंग सोडा एसिड, कोई भी कार्बोनेट कोई भी एसिड, तो कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, तो यहां बेचारा H रह गया, O रह गया, तो इन्होंने कहा चलो जी इसका भी H लेके H2O निकल जाओ। तो यहां पर कौन रह गया, CH3CO, H तो है ही नहीं, यहां पर कौन रह गया, Na, तो ये क्या बन गया, सोडियम एसिड। तभी मैंने बोला एसिडिक एसिड को पहले लिखो ताकि याद करने में इजी हो जाएगा। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये अगर हम टेस्ट करें तो आपने देखा भी, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डाला, गैस ट्रैप में आपने देखा, तो क्या बन गया, ये लाइम वाटर कैसा हो गया था, मिल्की। इसका पता है कंफर्मेशन था कि दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आपकी बुक में, चलो हम आप वापस आ जाते हैं, बुक में वापस आ जाते हैं अपने PPT में। अब ये कहते हैं कि आप अपने घर पे भी कर सकते हो, या अगर आपके पास लेबोरेटरी में गैस ट्रैप नहीं है जो मैंने आपको दिखाया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने 2 प्लास्टिक के बॉटल्स लिए, एक ये जो एक बेंट ट्यूब, आपने जो स्ट्रॉ वगैरह होती है उसको ऐसे इस तरीके से बेंड कर लिया, एक तरफ आपने पहले से ही लाइम वाटर डाला जैसे मैंने पहले किया था, इसको बंद करके रखा, और एक तरफ मैंने पहले से ही बेकिंग सोडा डाला, जैसे ही मैंने एसिडिक एसिड डाला इसको बंद कर दिया, तो यहां से ये यहां पर फ्लो करेगा। तो ये जो ट्यूब है इधर से इधर लेके जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड को, इस ट्यूब को हम कहेंगे, एक मिनट, इस ट्यूब को हम कहेंगे डिलीवर कर रही है ना, डिलीवरी ट्यूब। क्या कहेंगे, डिलीवरी ट्यूब। हमारी लेबोरेटरीज में भी ऐसा है, 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये कॉर्क रबर की होती है, और ये बेंट ट्यूब, ये डिलीवरी ट्यूब इस फॉर्म में मिलती है, आपको बेंड करने की जरूरत नहीं है, लेबोरेटरीज में ऐसी मिलती है। आप हाथ में पकड़ के नहीं करना इसको, आप ऐसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स होते हैं, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड जिसमें हम टेस्ट ट्यूब फिक्स कर सकते हैं, ये बेंड ट्यूब लगाई, तो यहां पर क्या हुआ, एक तरफ लाइम वाटर और एक तरफ हमने क्या ले लिया, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। पहले से जैसे मैंने किया, आप बेकिंग सोडा या विनेगर में से एक चीज डालो, जैसे ही आपने क्या करना है, जैसे ही आपने क्या किया, बेकिंग सोडा या विनेगर जो भी उसके ऑपोजिट आप चीज डालोगे, वैसे इसको आप क्लोज कर दोगे। ये रबर वाली, ये रबर से बनी है ताकि आप इसको फिक्स कर सको, और इसका दूसरा एंड जो है बिल्कुल लाइम वाटर में डिप करना, ताकि ये जो गैस है ये गैस निकल के कहां जाए, सीधा लाइम वाटर में जाए। अगर ये बेंड ट्यूब यहां पर ऊपर होगी तो हो सकता है एस्केप कर जाए गैस, तो सीधा लाइम वाटर में डिप करना। समझ में आ रही है, इज इट क्लियर? सो आई हैव रिटन when baking soda is mixed with vinegar, we hear, very important, ये तुमने देखा भी, hissing sound and bubbles of carbon dioxide gas can be seen out. ठीक है, why it is happening? तो सबसे पहले when baking soda is mixed with acetic acid, we will get a formation of carbon dioxide and other substances, and then you can write down the equation. जब भी अगर आपको ऐसा आए तो सबसे पहले आप अपना, मैं इक्वेशन वाला फॉर्म लिख रही हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले एसिड लिखेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ, हमेशा जब भी पूछा जाएगा ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, तो ऑब्जर्वेशन तो मैंने लिख दिया है, यू विल हियर द हिसिंग साउंड, जैसे स्नेक हिस करता है, और बबल्स कैन बी सीन। तो क्यों हो रहा है, एक्सप्लेनेशन दो भाई, तो आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, नीचे नाम लिख लेना जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो व्हाट डू यू गेट, CH3CONA plus CO2 plus H2O।
अब इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी करना है, इक्वेशन लिख के मैं छोड़ देना। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद एसिडिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड along with the formation of, लिख लो मेरे साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड along with the formation of water and sodium एसिडेट। जो भी गैसियस चीज होती है ना वो इवॉल्व मतलब वो निकल जाती है, तो इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे। एंड हाउ टू टेस्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड की सच में ऐसी गैस है। नाउ पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, व्हाट विल फाइंड, विल फाइंड लाइम वाटर टर्निंग मिल्की, फिर उसकी रिएक्शन लिख दो। इज इट ओके? रिएक्शन याद है ना, CaOH होल 2 plus CO2 वाली, वो लिख देना। तो आप कैसे लिखोगे? व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद एसिडिक एसिड, what you will write down, when baking soda is mixed with acidic acid, carbon dioxide gas is evolved along with the formation of sodium acetate and water। आपकी एनसीईआरटी में भी इसका एक रिटन पैराग्राफ है, पर इक्वेशन लिख के उसके नीचे लिखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब आप इनके डिफरेंसेस देख लीजिए। तो फिजिकल चेंजेस में, केमिकल चेंजेस में, नो न्यू सब्सटेंस, टेम्पररी और परमानेंट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट, ठीक है। तो हम आज का लेक्चर यहीं तक छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और प्रोसेसेस जहाँ पर केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर लाइफ।